नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आज राष्ट्रवाद में हम दो अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी के विधायक खुलेआम वोटर्स को धमकी दे रहे हैं। वहीं ममता लोकतंत्र की दुहाई देकर के गैर बीजेपी शासित सीएम को चिट्ठी लिख रही हैं और एकजुट होने की बात कर रही हैं। वहीं दूसरे मुद्दे में बात करेंगे कश्मीर फाइल्स की। अब कश्मीरी पंडितों की स्थायी नौकरी को लेकर चिट्ठी वार शुरू हो गया है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेटेड विंग की 2 दिन में 2 अलग अलग चिट्ठियां सामने आ चुकी और कश्मीरी पंडितों पर जमकर सियासत हो रही। लेकिन सबसे पहले बात आज के पहले मुद्दे की। पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा में लोकतंत्र का सरेआम चीरहरण हुआ। टीएमसी विधायकों ने बीजेपी विधायकों के साथ मारपीट की, धक्का मुक्की भी की गई, कपड़े तक फाड़ दिए गए। तो आज टीएमसी के आसनसोल के विधायक का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में आसनसोल के पांडेश्वर से विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं। टीएमसी विधायक बीजेपी समर्थक वोटर्स को खुलेआम धमका रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा। पहले सुनाते हैं आपको टीएमसी विधायक का वो बयान। যারা কট্টর বিজেপি, যাদেরকে হারানো যাবে না, তাদেরকে চমকাতে হবে। বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান, আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন। ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছে। আর যদি ভোট দিতে না যান, আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন। আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। क्लियर? टीएमसी के नेता सरेआम धमकी दे रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र है? ममता बनर्जी विपक्षी दलों के नेता और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखती हैं और कहती हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र पर हमला कर दिया। बीजेपी के राज में केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। ममता ने आरोप यह भी लगाया कि चुनाव आते ही एजेंसीज विपक्षी दलों के पीछे लगा दी जाती। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? सरेआम विधानसभा में मारपीट हो रही है। विधायकों की वोटर्स को धमकी दी जा रही है। बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है। अभी ममता बनर्जी बताएं कि ये पूरा लोकतंत्र है, तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है? लेकिन टीएमसी विधायक की धमकी पर बीजेपी ने करारा हमला बोला और टीएमसी को तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कह दिया गया। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टीएमसी को हम तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहेंगे। यह मानसिकता कि आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं कर सकते हैं वरना आप बंगाल में जी नहीं सकेंगे, यह तालिबानी मानसिकता कांग्रेस पार्टी का ही हो सकता है। ये किसी और का विचारधारा नहीं हो सकता है। जो झंडा पकड़ते थे डेमोक्रेसी के, आज कहां है ये सारे? कोई दिखता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। और ऐसे में आज के सवाल है राष्ट्रवाद में कि लोकतंत्र की दुहाई, खुद के राज में तानाशाही। राष्ट्रवाद में सवाल है कि बंगाल में बीजेपी को वोट देने वालों को धमकी क्यों दी जा रही? सवाल ये, विधायक को पीटा तो दीदी का कैसा लोकतंत्र है? सवाल है कि बीजेपी का प्लान तैयार, तो क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? इसी पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ नुपुर शर्मा कुछ ही वक्त में होंगी, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं टीएमसी से। बहुत स्वागत बादल जी आपका। मुझे बताइए सर, विपक्षी नेताओं को ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अपने बंगाल में आंख और कान बंद करके बैठी हैं क्या? पहले आपको मैं अनुरोध करूंगा, भाजपा के सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन है, उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा, उसका सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं न्यूज टाइम्स नव भारत और आपका ये अनंत त्यागी जी का सम्मान में मैं सब सवालों का जवाब का मैं आंसर दूंगा। मैं सर अनंत जी, आपके जो विधायक कह रहे हैं आप उनके जवाब नहीं देंगी? आप बिल्कुल दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल दूंगा। आपको पहले, आप एंकर है, आप जो सवाल शुरू किया, आपका प्रोग्राम 5 बजे का प्रोग्राम जैसे शुरू किया, विधायक को पीटा, विधायक को कौन पीटा आनंद जी? खुद सदन के अंदर क्या हुआ सर? खुद शुभेंदु ने पहले जब शुरू हुआ था, विधानसभा शुरू हुआ था, स्पीकर को धक्का मारा। उसका डिमांड था 1 घंटा उसका लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चर्चा। मतलब ये नहीं स्पीकर को धक्का मारना चाहिए। दूसरा, जब उस स्पीकर को रोकने के लिए कोई
मेरा जो चुचुरा का जो विधायक है, विधायक असित मजूमदार, उम्र एजेड वाला है, उसको उसका नाक में घुसी मारा और नाक तोड़ दिया, नाक से खून निकला। असित मजूमदार टेम से गिली जा रहा है, जिसको मारा आप हर चैनल में दिखा रहा है, जो गिर गया उसका नाम है असित मजूमदार, टीएमसी के विधायक है। कौन मारा? शुभेंदु। कौन है? भाजपा के विधायक विरोधी दलों नेता शुभेंदु अधिकारी ने खुद मारा घुसी। और बादल देवनाथ जी, वो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर मैं इस वक्त भी दिखा रहा हूं जिस वक्त की आप बोल रहे हैं। सारे मीडिया जिस वक्त आप बोल रहे हैं मजूमदार साहब की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो नाक पर चोट का निशान है उनकी, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। तो कोई तस्वीर छुपाई नहीं जा रही है। तस्वीर आ गया और ये जो जिसको दिखा रहा है अभी चैनल में, उसका नाम है असित मजूमदार। वही मैं कह रहा हूँ कि असित मजूमदार की वो तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूँ लोगों को लगातार। हम लगातार दिखा रहे हैं कि टीएमसी विधायक की नाक पर चोट आई, हम वो दिखा रहे हैं। मुझे बताइए ना, मेरा पहला सवाल तो आपके उस विधायक को लेकर है सर, जो खुलेआम धमकी दे रहा है, जो ये धमकी दे रहा है कि बीजेपी के वोटर्स वोट करने ना जाएं, वोट करेंगे तो बीजेपी को वोट जाएगी। फिर आप ये समझिए कि आप रहते कहाँ हैं, आप वोट देने नहीं जाएंगे तो हम समझेंगे आपने हमारा समर्थन किया। आप आराम से रहिए, अपनी जिंदगी जिए, आप अपना बिजनेस कीजिए। एक भाजपा के विरोधी नेता, उसका काम है किसी विधायक का नाक तोड़ देना। आपने एक बार नहीं बोला सर। दूसरा बात है, जो विधायक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया भाजपा को वोट दोगे तो हाल बंगाल में क्या होगा, तो एक बार देख लो। इसके लिए वो बताया भाजपा को वोट मत दो। ये तो कोई कर सकता है। जैसे अमित शाह यहाँ पर आते बोलते दीदी आप अकेली बढ़ जाओगी, मैं आपकी बार 200 पार, तो कहते हैं ये तो पॉलिटिक्स है, कोई किसी को मतलब। अच्छा, विधायक वोटर्स को धमकी देते तो ये राजनीति है। जैसे मोदी जी विधायक बादल देवनाथ विधायक लोगों को धमकी देते, वोटर्स को धमका दे, और वो बैकग्राउंड क्या है? सुनिए ना सर, एक सेकंड ना बादल देवनाथ जी, एक सेकंड मेरी बात सुन के जरा जवाब दीजिएगा कि आज की तारीख में आपका विधायक धमकी दे रहा है उस बैकग्राउंड के साथ में जहां लोगों के जहन में तस्वीरें ताजा थी कि पश्चिम बंगाल का जब चुनावी नतीजा आया था तो कैसे बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर को चुनकर आग लगाई गई। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, पार्टी की तरफ से दावे के साथ कह रहा हूं, मेरा विधायक कोई धमकी नहीं दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस। बादल देवनाथ, मैं आपको दोबारा सुनवा दूंगा, मैं दोबारा सुनवा दूंगा, लेकिन उससे पहले नुपुर में जानना चाहूंगा आपसे कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक पूरे देश को दिखाइए, वोट देने पर देख लेने की धमकी अगर दे रहा है, मैं जानता हूं लोकतंत्र के मजाक का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? मतलब वोटर को कोई धमकी नहीं देता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। मैं दोबारा आपको सुनवा दूंगा सर, कांग्रेस बादल देवनाथ तो दोबारा सुनवा दूंगा, थोड़ी देर के लिए शांत रहिए, नुपुर को बोलने दीजिए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे हिसाब से ये कितनी भी स्पष्टीकरण दे दे, इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। जिस तरीके के दृश्य हमने विधानसभा में देखे, जिस तरीके के दृश्य हमने बकायदा बीरभूम में देख लिए, अरे 2 मई 2021 में चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने विपक्ष का साथ देते हुए बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया था। तो जो खून की नदियां बहाने की कोशिश करी टीएमसी के गुंडों के द्वारा, वो सबने देखा है। और यहां तक देखा है कि उच्च न्यायालय, देखिए वेस्ट बंगाल के स्टेट का उच्च न्यायालय है वो, इट इज दी हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इन कैलकाटा। उन्होंने क्या निर्देश दिए कि हमारे को अभी यहाँ की सरकार, राज्य सरकार के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए ये पूरी कार्यवाही, जांच पड़ताल सीबीआई को सौंप दी जाए। ये विधानसभा चुनाव 2021 के बाद भी ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का, और बीरभूम में जो अभी हिंसा भड़की है उसके बाद भी उच्च न्यायालय ने बकायदा सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में सौंप दी है। क्योंकि आपकी सरकार, मतलब कि जहां मुख्यमंत्री ममता जी के पास होम या गृह मंत्रालय का भी भार है, उसके ऊपर कलकत्ता उच्च न्यायालय बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता है। तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जब खुद ही हाईकोर्ट को ट्रस्ट नहीं है कि आपकी होम मिनिस्ट्री या ममता दीदी एज होम मिनिस्टर एक तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर पाएंगी। किस तरीके से जो विक्टिम्स हैं, चाहे वो आपके 8-10 लोग हो जिनको उनके घरों में बंद करके जिंदा जला दिया गया, चाहे वो अभिजीत सरकार हो। देखिए आपको जान के हैरान होगा, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ?
एक तो क्या हुआ? political घटना तो कौन नहीं झूठ है। बोल रहा है? और आप कह रहे हैं कि पूर्व उच्च न्यायालय झूठ बोल रहा है? पूर्व अक्षर के नाम से आप अच्छा, लोग जैसे बीरभूम में पूरे हुआ देश नहीं? भ्रष्टाचार करते हैं। बीरभूम और में हुआ नहीं। देखिए, बीरभूम में जो हुआ इन्होंने वो अभी political आपके शो पे political- कलकत्ता उच्च न्यायालय को political झुठलाया घटना नहीं है, ये Political कंटेम्प्ट घटना नहीं है। है, इसे आपके क्रिमिनल पास कोई कंटेम्प्ट ऑफ जानकारी कोर्ट कहते नहीं है। हैं। बादल देवनाथ झूठ सवाल बोल तो रहे वही हैं। पूछा जा रहा है ना बार इन्होंने बार। बीरभूम की घटना को नहीं, बादल झूठ बता देवनाथ दिया। जी सवाल तो यही कहना पूछा चाह जा रहा है रहे ना हैं कि कि विपक्षी गलत पार्टी को बोल रहे चिट्ठी हैं। लिख दीजिए आप ये और कहना डिक्लेयर चाह कर रहे दीजिए कि भाई देश में लोकतंत्र नहीं, उससे काम क्या चल बात जाएगा कर रहे हैं क्या? आप? घटना क्या है आपको पहले जानना दिस इज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तो संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। मैं नहीं ना आप आप मेरे संविधान पास में से विश्वास सुन रखते हैं, ना कानून में आप विश्वास मेरे रखते हैं। पास से सुन लीजिए क्या आपकी हुआ। आपकी उसके मुख्यमंत्री बाद के आप हाथ जवाब में दीजिए। गृह मंत्रालय आपको क्या जो आ गया? कहना है, आपको आइए। लगता है कि लेकिन कानून आपको आपने अपने पहले हाथ सुनना में ले चाहिए। लिया। बीरभूम में अब कोई उच्च न्यायालय क्या और घटना सर्वोच्च नहीं न्यायालय हुआ। क्या? बोल बीरभूम दीजिए, में एक कलकत्ता घटना उच्च हुआ। न्यायालय झूठ बोल एक रहा है। सेकंड नुपुर जी मैं वापस लौट रहा हूँ। मैं नुपुर शर्मा आपके पास वापस लौट रहा हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे खाली, मुझे एक मिनट दीजिए। नुपुर शर्मा मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। बादल देवनाथ बीरभूम के बारे में आपको जो कहने पर दोबारा दोहराइएगा जरा एक बार। आपको जानकारी चाहिए। बादल देवनाथ बीरभूम के बारे में जो आपने कहा जरा दोहराइए एक बार। कोई घटना नहीं हुई बीरभूम में, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला नुपुर मैडम को, मैं बोल रहा हूँ नुपुर मैडम जी आप एक बार जान लीजिए हाँ। घटना क्या हुआ। घटना 1-2 साल पहले एक आदमी किसी को मारा, उसका बदला लेने लिए कोई इस औरत को मारा, उसके बाद उसका घर का 4-5 आदमी हाँ। किसी का घर में आग जला दिया। मतलब एक कोई पॉलिटिकल घटना नहीं। बादल देवनाथ सुनिए एक बात, एक बात सुनिए पहले, सफाई देने से पहले एक बात सुनिए कि 8 लोगों को घर के अंदर जला देना कोई आम बात नहीं जज ने कहा है। है। और इससे पहले जो आपको बता रहे ये हैं क्या कि हत्या की गई थी वो भी आप ही के राज में हुई एक सेकंड मेरी बात थी। सुनने कोई बाहर की दीजिए। सरकार नहीं आई थी बंगाल के ये अंदर। घटना राजनीतिक है कि नहीं? एक सेकंड में बोलना चाहूंगी। हाँ। एक सेकंड में बोलना बादल चाहूंगी। देवनाथ मैं एक सेकंड में रोक रहा हूँ ये आपके लिए। घटना आपके लिए एक और राजनीतिक चिंताजनक है खबर आ रही है कि बीच में, नहीं? बंगाल से खबर आ रही है, एक बड़ी खबर बता दूं मैं, उसके बाद चर्चा वापस लौट रहा हूं कि बंगाल के दक्षिण 24 परगना के घर में धमाका हुआ है। घर में बम बनाया जा रहा था और घर में बम बनाते वक्त ये विस्फोट हुआ है। तस्वीरें जरा देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए। और बीरभूम हिंसा में भी आपको याद होगा कि जो घर थे जिनको जला दिया गया था, उनके आसपास से हमारे सहयोगी तमाल साहा जब पहुंचे थे तो इस्तेमाल किए हुए और जिंदा देसी बम, दोनों देसी तरह के देसी बम बरामद हुए थे वहां पर। और अभी दक्षिण 24 परगना की तस्वीर देखिए, एक घर के अंदर बम बनाया जा रहा था, देसी बम बनाए जा रहे थे घर के अंदर, और घर के अंदर देसी बम बनाते हुए विस्फोट हो गया। ये टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, दूसरी तरफ बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था क्या है, इसकी जीती जागती तस्वीर आपके सामने है। याद कीजिए 2 मई 2021 के दौरान जो तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई थी, जहां राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनको चुन चुनकर उनके साथ विस्फोट हो गया। यही है लोकतंत्र क्या आपका? फिर मैं कह रहा हूँ नुपुर जी को भी मैं कह रहा हूँ, मैडम को मैं कह रहा हूँ, अमित शाह जी खुद कहा ये कोई पॉलिटिकल घटना नहीं, बदले के कारण हुआ। अमित शाह खुद टीएमसी के जब राज्यसभा सांसद, पार्लियामेंट का सांसद उनके साथ बातचीत करने गया, साक्ष्य किया, टाइम लिया। अमित शाह जी खुद का मैं जानता हूँ एक कोई बादल देवनाथ, एक घटना चाहे राजनीतिक हो चाहे किसी और तरीके की मुझे पता नहीं। हो, 8 लोगों को जिंदा जलाया गया था ना, 8 लोगों को जिंदा जलाया गया था ना, और आपके विधायक भी यही धमकी दे रहे थे। बिल्कुल मैं मानता हूँ बादल देवनाथ, आपके विधायक भी यही धमकी दे रहे थे कि अगर आपने वोट करने गए तो आप बीजेपी को वोट देंगे। आप जानते हैं आप कहाँ रहते हैं, आपके विधायक भी तो यही कह रहे थे ना। लोगों को जलाया गया, मैं मानता हूँ। मैं जरा जवाब देना कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ नुपुर आपके वो पास। एक बदले की घटना है, बदलाव लेने के लिए किया है। आनंद, प्लीज। मतलब एक कोई पॉलिटिकल घटना नहीं है। ठीक है। और जहां तक आप पॉलिटिकल घटना नहीं है तो आप पल्ला नहीं कर सकते। बादल देवनाथ, पहली बात तो समझिए, मैं यही तो कह मैं रहा हूं, आपके मैं पास और तो एक और नहीं सवाल कर रहा हूं। लेकर के लौटूंगा, उससे पहले नुपुर कुछ कहना चाह रही है। नुपुर एक सेकेंड, ऐसा है कि हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री की कोई सार्वजनिक स्टेटमेंट तो है नहीं कि हमारे सांसद गए थे उनसे ही कह दिया। मैं भी बता देती हूँ, बीजेपी का एक डेलीगेशन गया था और ममता बनर्जी जी ने मान लिया कि टीएमसी में जो भी घटना होती है, ये बम मेकिंग फैक्ट्री जो गुंडे चलाते हैं टीएमसी के, उस सब में टीएमसी का हाथ है। नहीं बोला था भाई साहब, आपने सुना नहीं था? हमारी भाजपा की डेलीगेशन गई थी, ममता दीदी ने मान लिया है कि टीएमसी के गुंडे, आप जैसे काडर जो गुंडे हैं टीएमसी के, वो घरों में बम बनाते हैं
और आप आज की घटना बता रहे हैं आनंद, मैं आपको पिछले 5 सालों की घटना बता सकती हूँ। जी। एक बारी तो 80 बम बरामद हुए हैं, बॉम्ब मेकिंग मशीनरी वेपनरी बरामद हुई है। तो आप नहीं, ममता दीदी ने खुद माना है ये कि टीएमसी के तो गुंडे, तभी तो उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री के थप्पड़ मारूंगी। थप्पड़ मारने की सार्वजनिक जिंदगी में, पॉलिटिकल लाइफ में मारने पीटने की बात तो करती है वो तो मान चुकी है। तो आप मान रहे हैं, तो आप मान रहे हैं। मैं भी बोल रही हूँ आपको, बीजेपी का डेलीगेशन गया था, बीजेपी का डेलीगेशन गया था और बीजेपी के डेलीगेशन को खुद आपके गृह मंत्री ने बताया है। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता ये कैसे तर्क दे रहे हैं आपकी डिबेट पे बैठ कर जी? आप किस तरीके के तर्क बादल दे रहे हैं? देवनाथ, अब ये जरा जज सवाल भी सुनकर है, जवाब जूरी दीजिएगा। भी है, इधर उधर की गाने से बात नहीं बनेगी। बादल देवनाथ सवाल सुनकर जवाब दीजिएगा जरा। बादल देवनाथ सवाल सुनकर जवाब दीजिएगा। और जो आप कह रहे थे कि आपके विधायक ने कुछ नहीं कहा था, आपके विधायक ने कुछ नहीं किया। बादल देवनाथ, सबसे पहले मैं आपको उस विधायक की टिप्पणी दोबारा सुनवा देता हूं। बादल देवनाथ, टीएमसी का विधायक किस तरीके से धमकी दे रहा है यह मैं आपको दोबारा सुनवा देता हूं। आप सुन लीजिए एक बार कि आपका विधायक क्या धमकी दे रहा है। उसके बाद उसी को लेकर मैं आपके पास वापस लौटाऊंगा। जवाब तैयार रखिएगा। যারা কট্টর বিজেপি, যাদেরকে হারানো যাবে না, তাদেরকে চমকাতে হবে। বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান, আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছে। আর যদি ভোট দিতে না যান, আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন, আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। ক্লিয়ার? बादल देवनाथ, बताइए जरा कौन सा लोकतंत्र है? ममता बनर्जी ने विधायक को चिट्ठी लिखी थी क्या कि लोकतंत्र खत्म कर रहे हो तुम? आपको बांग्ला समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम्स नाउ नवभारत को बांग्ला समझने कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उसका बोलने का जो कायदा है, जो बोलने का जो तरीका है, इसमें ये नहीं है टीएमसी के कोई विधायक, मेरा भी विधायक है नरेंद्र चक्रवर्ती, कोई सारे वोटर को धमका रहे। मैं ये नहीं मानता हूँ। आपको बांग्ला नहीं, आप माने या ना माने सर, नहीं माने या ना माने, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैं अगर सामने दिखा रहा हूँ और सिर्फ बंगाली भाषा में सुना नहीं रहा हूँ दर्शकों को, उसको ट्रांसलेट करके मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूँ कि क्या कहा आपके नरेंद्र चक्रवर्ती ने। मैंने सुना, देखा। मैं आप इस विषय में आप मुद्दा बन रहे, लेकिन आप अनंत जी एक क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी जब बंगाल में नहीं, मैं क्या बोलूंगा वो बादल देवनाथ तय नहीं करेंगे। मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि मेरे बंगाली हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बताइए जरा क्या कह रहे थे नरेंद्र चक्रवर्ती? बता दीजिए बादल देवनाथ, बताइए जरा नरेंद्र चक्रवर्ती क्या कह रहे थे? मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र चक्रवर्ती कह रहे थे बीजेपी के जो वोटर्स थे उनको धमका रहे थे। इस विषय में एक बार डिबेट हुआ, बादल देवनाथ दीदी को टोन किया था, बादल देवनाथ, वो दीदी करके आपने कभी बादल जी थोड़ा शांत हुई, डिबेट किया? बादल देवनाथ थोड़ा शांत हुई। पहली बात, आपको दो चीजें समझाता हूं मैं। देश के प्रधानमंत्री बादल देवनाथ जी, दो चीजें समझाता हूं। पहली बात तो बादल देवनाथ तय नहीं करेंगे कि अनंत त्यागी को स्टूडियो में बैठ के क्या करना है, ठीक है? लेकिन मैं आपके सामने आपकी तस्वीर दिखा रहा हूं। आपके विधायक की बात सुनवा रहा हूं तो बौखला क्यों रहे हैं आप? नुपुर शर्मा, ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है? पहले कहते हैं कि आपने बंगाली में गलत ट्रांसलेट कर दिया, फिर बता भी नहीं रहे कि गलत क्या हो गया। नहीं, ये नहीं बोला गलत ट्रांसलेट, कोई गलत ट्रांसलेट नहीं किया बोलने का तरीका जो नहीं, साफ बोल रहे हैं कि भैया अगर तुमने बाय इलेक्शन में जाके वोट किया तो तुम देख लेना तुम्हारा क्या हर्षय होगा। अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि उनको डराओ धमकाओ, और ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, हमें पता नहीं चलेगा अगर तुमने जाके भाजपा को वोट दे दिया। तो ये धमकी नहीं है तो और क्या है? देखिए इनके लोकतंत्र में क्या होता है, इनका कोई मंत्री, इनका कोई नेता किसी के ऊपर बकायदा कानूनी कार्रवाई के तहत, एक सेकंड बादल देवनाथ, एक एक करके बताइए मुझे। ममता दीदी पहुंच जाती है। बादल देवनाथ, आपके पास पूरा वक्त बोलने का, थोड़ा शांत रहिए जरा। इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोली अनंत, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। नहीं कहिए ऊपर अपनी बात। या तो आप इनका फीडर डाउन कर दीजिए। मैं तीसरी बार ही आई हूँ, आपने मुझसे बात कही है, ये तीसरी बार मेरे पे चिल्ला रहे। ये तो इनका लोकतंत्र है, दूसरे की आवाज दबा दो। बाकी इनका, अगर मैं इनके सामने फिजिकली होती तो मेरा गला दबा देते, क्योंकि इनके हिसाब से धमकी, गाली गलौज, मार पिटाई, यही लोकतंत्र है। वो अभिजीत सरकार, ये तो आप बताएंगे क्या बात है कि आपके एक मंत्री, आपके बड़े नेता के ऊपर केस हो जाता है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ममता दीदी काम काज छोड़ के नक्की करके कोर्ट में डराने चली जाती है जज साहब को। क्या मतलब है भैया मुख्यमंत्री का वहां जाके कोर्ट में खड़े होने का? ये कानूनी कार्रवाई है, अब संवैधानिक तौर तरीके से चलती रहेगी।
आपने अपना फीवडम, अपने, सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, बाप का माल समझ रखा है, चाहे कोर्ट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो। और इसी वजह से कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2 बारी, पिछले साल भी और इस वर्ष भी साफ बोला है, ये भाषा जो आपको समझ आती है, ये भाषा जो आपको समझ आती है, आपको लगता है कि आप अपने घर से लाए हैं, ये आप अपने अभद्र भाषा का, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हम लोग शो के दौरान नहीं करेंगे। अगर आपस में विचार मतभेद है तो उसका मतलब ये नहीं। मैं वापस लौट रहा हूं उसी बीच। बड़ी खबर यह कि बंगाल के राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी को आज बैठक के लिए बुलाया है। बंगाल की घटनाओं पर बात करने के लिए बुलाया, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बात करने के लिए बुलाया। लगातार घटनाएं जो सामने हो रही हैं उन घटनाओं पर बात करने के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुलाया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इससे पहले आपको नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कि बम बनाते हुए घर में आग लगी, विस्फोट हुआ, घर में आग लगी। उसके बाद तुरंत ये खबर सामने आती है कि राज्यपाल सीएम को बुला चुके हैं मिलने के लिए, राज्य में लगातार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर के। बादल देवनाथ, एक सीधा सा सवाल और उसका ईमानदारी से मुझे जवाब दे दीजिए। जिस प्रदेश में विधानसभा के अंदर लात घूसे चलते हो, जिस प्रदेश में 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता हो, जिस प्रदेश में चुनावी नतीजे आने के बाद सैकड़ों लोग उसके निशाने पर आ जाते हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी की विचारधारा से संबंधित थे या संघ की विचारधारा से संबंधित थे, जिस प्रदेश में चुनावों के दौरान टीएमसी कार्यकर्ता जाकर के एक बूढ़ी औरत को इतनी बुरी तरह मारते हैं कि 4 दिन इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो जाती है, जिस प्रदेश में लगातार घटनाएं आ रही हूं, जिस प्रदेश में प्रदेश का सत्ताधारी पार्टी का विधायक लोगों को धमका रहा हो कि आप वोट करने मत जाना, वरना हम जानते तुम कहां रहते हो। कैसे शर्म आती है, नहीं आती क्या कि आप लोकतंत्र की बातें करते हैं? इस बात का होता है, प्रदेश के अंदर बात आते ही नाक आंख कान सब बंद हो जाता है। सर सुना मैंने, दुख तो इस बात का है, शर्म तो इस बात को लगता है जब नूपुर जी खुद एक स्पोक्स पर्सन होके कह नहीं सकते भाजपा के विरोधी दलों नेता टीएमसी के विधायक को क्यों मारा, क्यों नाक तोड़ दिया, तोड़ नहीं सकते। बादल देवनाथ, आप टीएमसी के प्रवक्ता है ना, नूपुर से मैं जवाब ले लूंगा बीजेपी का, आप टीएमसी के प्रवक्ता है ना, मुझे अपने टीएमसी के विधायक की उस धमकी का स्पष्टीकरण दे दीजिए जिस धमकी में वो साफ कह रहा है कि वोट करने जाना मत, अगर बीजेपी को वोट करना है तो कौन है वो बताने वाले? वैष्णव जी के साथ बदतमीजी क्यों करी? आपके नेताओं ने लोकसभा के अंदर मार्शल्स के साथ बदतमीजी क्यों करी? नहीं, आज आप यहाँ पे पाठ ना पढ़ाएं। आपकी मुख्यमंत्री भारत देश के प्रधानमंत्री को कहते थप्पड़ मारूंगी, आपकी मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के लिए कहती है कंकड़ पत्थर भेजूंगी मिठाई में। आपकी मुख्यमंत्री सार्वजनिक तरीके से ममता दीदी प्रधानमंत्री जी के लिए कहती है कि मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानती, मैं नहीं मानती मोदी को, मैं नहीं मानती देश के प्रधानमंत्री को, जो संवैधानिक तौर तरीके से लोकतंत्र में। बादल देवनाथ, इस मुगालते में आप मत रहिए कि आप इधर उधर की बातें करेंगे, किसान आंदोलन की बातें करने अगर पहुंच जाएंगे तो मैं आपसे आपके विधायक की बात करना छोड़ दूंगा। इस मुगालते में मत रहिएगा बादल देवनाथ। बादल देवनाथ में सवाल फिर वही लेकर आ रहा हूं कि नुपुर उनको मौका दीजिए ताकि कम से कम वो ये ना बोले कि मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। मैं फिर वही सवाल लेकर बादल देवनाथ आपके पास आ रहा हूं, मुझे बताइए कि आखिरकार विधायक की हैसियत क्या है वोटर्स को धमकाने की, और जो ममता बनर्जी बाकी लोगों को चिट्ठी लिख रही हैं, इस विधायक से जवाब मांगा क्या? नहीं सर, आपके पास मेरा दुख तो इस बात का है, आप लोगों के पास भाजपा का कोई गलती कोई भूल नहीं है। बादल देवनाथ, मुझे पहले अपने विधायक के बारे में जवाब दीजिए आप कि आपके विधायक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? ममता बनर्जी जो लोकतंत्र की प्रतिमूर्ति खुद को बनाने की कोशिश कर रही है, उनका विधायक अगर धमकी दे रहा है कि वोटर्स को कि तुम बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करोगे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बादल देवनाथ, मेरी बात होने दीजिए। पहले आप स्वीकार कीजिए, महिला मार्शल को संसद के अंदर मारे आपके सांसद, टेबल के ऊपर चढ़ के गुंडाई फैलाए सभापति महोदय के ऊपर। बादल देवनाथ, आपके पास सवालों का जवाब नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए आपका फीडर कम कर रहा हूं ताकि नुपुर की बात हम सुन सके। मैं वापस आपके पास में लौट के आऊंगा, तब तक जवाब सोच लीजिएगा। दिन दहाड़े में गुंडागर्दी करे और आप यहाँ पे लेक्चरबाजी कर रहे हैं। आपके सांसद हो, विधायक हो, आपका नेता हो, आपके मंत्री हो, संतरी हो, सबके सब गुंडे हैं।
हमारे मंत्रियों के ऊपर, सांसदों के ऊपर जानलेवा हमला किया है टीएमसी के विधायकों ने, टीएमसी के मंत्रियों ने, टीएमसी के सांसदों ने। हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी जी की साड़ी तक फाड़ी आपके गुंडों ने, पिक्चर तक है इस चीज की। यहाँ पे अपना मॉरल हाई ग्राउंड लेके मत बैठिए। आप एक गुंडी पार्टी थे, गुंडी पार्टी है, गुंडी पार्टी रहेंगे। अगर आप विधानसभा में ये अड़चन कर सकते हैं विपक्षी दल के विधायकों का, अगर आप संसद के अंदर महिला मार्शल को मार सकते हैं, और अगर आप बीरभूम जैसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, आपके हर साल, हर महीने लगभग आपके कार्यकर्ताओं के घरों में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं क्योंकि वो बॉम्ब बना रहे होते हैं। टीएमसी नहीं, बादल देवनाथ एक सेकंड नुपुर, माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूँ आपको नुपुर, मैं वापस आ दूंगा आपके पास। बादल देवनाथ, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, बादल जी मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आप चाहे पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, सवाल पूछिएगा, खूब पूछेगा सरकार से कि महंगाई क्यों बढ़ गई, लेकिन इस शो में पहले आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके विधायक ने वोटर्स को धमकाया क्यों। मैं आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो लोकतंत्र की प्रतिमूर्ति बनने की कोशिश चिट्ठी लिख करके ममता बनर्जी कर रही है, तो विधायक के नाम पर उनके नाक आंख कान बंद क्यों हो जा रहे हैं। पूरा देश पूरा देश बादल देवनाथ उस पर चर्चाएं हो चुकी हैं, आप खूब चर्चा कीजिएगा। अरे सदन में जाइएगा ना पूछने के लिए। महिला मुख्यमंत्री है, रेप केस बढ़े हैं बंगाल में, महिला मुख्यमंत्री है, क्या बात कर रहे हैं आप? बंगाल के अंदर विमेन ट्रैफिकिंग बढ़ गई है, महिला मुख्यमंत्री है, एनसीआर भी कंटेंट है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, बीच में आप ही के दर्द को शामिल कर लेता हूँ। एक सेकंड नुपुर, एक सेकंड नुपुर, मुझे एक मिनट दीजिए आप। नुपुर एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बादल देवनाथ बताइए जरा, मुझे बताइए जरा कि ममता बनर्जी ने कितने सवाल पूछे, जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, ममता बनर्जी ने कितनी अपनी रैलियों में पूरे कैंपेन के दौरान कितनी बार इसका जिक्र किया था? मैं आपको पहले कह रहा हूं सर, राष्ट्रवाद का बात है, राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा होना चाहिए। राष्ट्रवाद की चर्चा मैं कर रहा हूं बादल देवनाथ, और अगर आप में हिम्मत है तो जवाब दीजिए बादल देवनाथ। बिल्कुल जवाब। राष्ट्रवाद की, अरे लोकतंत्र को आप मानने को तैयार नहीं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोटर्स को आप धमकाने को लगे हुए हैं। आपके यहाँ 8 लोगों को जिंदा जलाया जा रहा, पाठ पढ़ा रहे हैं बैठ के। सर सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, बताइए ना। ऐसा आदमी हूँ, बताइए ना, ऐसा आदमी हूँ, ऐसा बताइए ना बादल देवनाथ। सवाल का जवाब छोड़ के मैं चला जाऊंगा। जवाब है मेरे पास, लेकिन अगर जवाब है तो बताइए ना जवाब। आप लोगों के पास ऐसा सवाल नहीं है, ऐसा सवाल नहीं है। बादल देवनाथ मुझे बताइए कि, अच्छा बहुत ईमानदारी के साथ मुझे कहना पड़ेगा बादल देवनाथ, लोकतंत्र की जितनी बेइज्जती बंगाल में देखी हो कहीं और नहीं। आपके पुलिस के आला अधिकारी को होम क्वार्टर में तलब किया जाता है, धरने पर बैठ जाते हैं। जय श्री राम बोले तो खाल खिंचवाने की आप धमकी दे देते हैं, दुर्गा पूजा आप रुकवा देते हैं, चुनावों के बाद बंगाल को आप जलाते हैं, विधायकों को आप पिटवाते हैं, वोटर्स को धमकी आप दिलवाते हैं, और क्या बचा लोकतंत्र में? झूठ मत बोलिए आनंद जी, आप एक एंकर है, सांबादिक पत्रकार है, झूठ मत बोलिए। जय श्री राम करो, कोई रुका नहीं। हम सब क्या किया? जय सिया राम बोलो, सीता माता के साथ बोलो। मेरी आंखों देखी बात है बादल देवनाथ, ममता बनर्जी पब्लिक गैदरिंग में थी, 2 लड़के वहां पर थे जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे, उनको पकड़वा देता ममता बनर्जी ने तभी का तभी। दीदी को क्रिटिसाइज करने के लिए दीदी ने बोला तुम मुझे देख के जय श्री राम बोल रहे हो। अरे जय श्री राम बोलने का तरीका क्या है? आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? बादल देवनाथ देखिए, मेरी किसी और से मैंने सुना होता चीजों को, किसी और ने बताया होता तो मैं शायद आपकी बात पर विश्वास कर लेता। अपनी आंखों देखी चीजों पर मुझे आपके स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है बादल देवनाथ। राम के नाम वोट मांगते हो। ममता बनर्जी पब्लिक गैदरिंग में थी, सामने 2 लड़के खड़े हुए थे, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया तो ममता बनर्जी ने खाल खिंचवाने की धमकी दी। वहां जो मौजूद पुलिस वाले थे उनसे पकड़वाया उन दोनों लड़कों को तभी। झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी ना बादल देवनाथ। नुपुर शर्मा मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पूरा देश देख रहा है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आज की तारीख में जब विपक्षी दलों को चिट्ठी लिख करके ये तोहमत लगाई जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि भाई केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार जो है केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, चुनाव आते हैं तो केंद्रीय एजेंसी को विपक्षी पार्टी के ऊपर छोड़ देते हैं, चुनाव आते हैं तो तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, बीजेपी देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये चिट्ठी लिखी जा रही है, बंगाल में आंख कान बंद क्यों हो जाते हैं? देखिए ये क्या है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप ये मत समझिएगा कि ममता दीदी और बंगाल के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चला रही है, वो केवल और केवल डिक्टेटरशिप चलाती है। यहां तक कि मैं कितनी बारी अपने आप को दोहराऊं कि वहां के उच्च न्यायालय को इनके ऊपर भरोसा नहीं है, ममता दीदी के गृह मंत्रालय के ऊपर।
बार बार कहती है सीबीआई इंक्वायरी करे। क्या हुआ, रावण की खुशी की छुपी? हाँ, वैसे आपने राम की बात करी थी ना, तो आपकी ममता दीदी अल्लाह के नाम के वोट मांगती है, तब कहा जाता है आपका सेक्युलरिज्म। पिछले चुनाव में आनंद जी आपको याद होगा किस तरीके से ममता दीदी ने कहा था सारे मुसलमान अल्लाह के बंदे इकट्ठा वोट करें टीएमसी को। ध्यान होगा आपको, सार्वजनिक तरीके से आपने स्टेज पे चढ़ के बोला था। आपको ये भी याद होगा बोस साहब की बर्थडे सेलिब्रेशन हुई थी, तो क्या पे किस तरीके से जनता ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, तो चिड़चिड़ा के बच्चों की तरह लटक पटक पटक करके चल दी थी वहां से, क्योंकि जय श्री राम भगवान का नाम ले लिया था। मैं बताती हूँ क्या चिड़ है। राम दरबार तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में भी थे ना। जब वो लोकतंत्र में और संविधान में नहीं मानती तो राम में क्या मानेंगी? जो दुर्गा पूजा को बंद कर देती है मुहर्रम के लिए, बिल्कुल। बादल देवनाथ, देखिए चर्चा को मुझे विराम यहाँ पर देना होगा, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ बादल देवनाथ, उम्मीद मुझे थी कि बादल देवनाथ रीढ़ की हड्डी के मजबूत होंगे और जवाब देंगे इस मामलों का, लेकिन आपने जवाब दिया नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया बादल देवनाथ, आपका अंदर जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब राष्ट्रवाद में बात आज के दूसरे मुद्दे, कश्मीर फाइल्स फिल्म पर चल रही सियासत रुक नहीं रही। अब कश्मीरी पंडितों को लेकर सियासत दिल्ली में तेज हो चुकी है। कश्मीरी पंडितों को स्थायी नौकरी देने का नया विवाद शुरू हो चुका है। आज एक और चिट्ठी सामने आई एसोसिएशन के महासचिव टीके भट्ट की तरफ से। टीके भट्ट की तरफ से जारी इस चिट्ठी में केजरीवाल सरकार की तारीफ की गई। चिट्ठी में लिखा गया कि दिलीप प्रधान जो हमारे एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं, उनके द्वारा हमारे एसोसिएशन के नाम के सामने रखे गए झूठे प्रेस रिलीज की हम निंदा करते हैं। हम ये दोहराना चाहेंगे कि सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार ने नियमों में बदलाव करके कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को नियमित किया। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि हमें हमेशा से ही अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार ने अपना समर्थन दिया। इससे पहले कल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेटेड विंग की तरफ से एक चिट्ठी जारी करने का दावा किया गया। इस चिट्ठी में केजरीवाल सरकार पर सवाल भी खड़े किए गए। बल्कि चिट्ठी में कहा गया था कि दिल्ली सरकार नौकरी स्थायी करने के विरोध में थी। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली सरकार ने स्थायी नौकरी का विरोध किया। चिट्ठी में कहा गया कि कोर्ट की इजाजत के तहत 2019 में सरकार को नौकरी स्थायी करनी पड़ी। लेकिन आज बीजेपी ने इसी को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर दिया। आपको जो जजमेंट था हाई कोर्ट का उसे मानना ही पड़ेगा। जब कोई ऑप्शन नहीं था, when केजरीवाल जी was left with no other option on 23rd January 2019, फाइनली केजरीवाल जी की सरकार ने अंततोगत्वा कानून के डंडे के कारण और निर्देश के कारण विस्थापित कश्मीर पंडितों को उन्होंने नौकरी में स्थान दिया, रेगुलराइज किया। कितना झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी, ये जो दोहरा मानदंड है आपका, ये क्यों है? कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं के लिए आप उन्हें नौकरी देना नहीं चाहते, वो तो कोर्ट ने आपको नौकरी देने के लिए बाध्य किया। कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस पे आप हंस रहे थे, उसको आपने झूठा बता दिया, धत्था बता दिया। किंतु बाटला हाउस एनकाउंटर, उसको लेकर जिस प्रकार से आपने कहा था, मैं कोट करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया था। आम आदमी पार्टी ने आज जारी लेटर को दिखाते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि कल जो लेटर सर्कुलेट किया गया था वो लेटर नकली था। इनके लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया कि साहब गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन जो है कश्मीरियों की, वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हमारा कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट ने किया। यही हुआ। आज हम आपके सामने गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन असली का प्रेस रिलीज रख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो प्रेस रिलीज कर भारतीय जनता पार्टी वाले घुमा रहे हैं, जिसपे कई टीवी चैनलों ने बहस चला दी, वो नकली है। जिस आदमी ने वो प्रेस रिलीज दी वो नकली है, वो पूरा का पूरा लेटर हेड नकली है, सब कुछ नकली है। ऐसे में आज सवाल है कि दिल्ली में कश्मीरी हिंदुओं पर चिट्ठी वर्सेस चिट्ठी चल रही है क्या? सवाल है कि कश्मीरी हिंदुओं की नौकरी पर सच्चा कौन? सवाल है कि कश्मीर फाइल्स पर आखिरकार कब तक सियासत लगातार चलती है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ नुपुर शर्मा लगातार बनी हुई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। आरती टिक्को हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कश्मीरी पंडित हैं,
कुछ ही वक्त में अली कादरी हमारे साथ होंगे, इस्लामिक स्कॉलर। भूपेंद्र सिंह जादौन हमारे साथ हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले आरती टिक्कू में समझना चाहूंगा आपसे, कल एक चिट्ठी आती है जो कि अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाती है, आज फिर एक चिट्ठी आती है जो कि उनकी तारीफ करती है। इस बीच में कंफ्यूजन है कि कौन सच्चा और कौन झूठा? देखिए, मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों को अभी तक ये शायद एहसास हो गया होगा कि जो भी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और जो भी उनके साथ इनजस्टिसेस हुई है पिछले 32 साल में, और जिसने भी की है, उसको इस पूरे देश ने सबक तो सिखाया है। वो कांग्रेस पार्टी थी, वो लेफ्ट था, या कोई यहाँ की जम्मू कश्मीर में, इस टाइम श्रीनगर से बात कर रही हूँ, यहाँ पे पार्टियां थी जिन्होंने भी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को जुटलाया या उनकी इनजस्टिसेस को एड्रेस नहीं किया। उनको इस देश ने जो है सबक सिखाया है, और अब मुश्किल है हर किसी पार्टी के लिए कि वो कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाए या कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कुछ करे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जागरूकता पूरे देश में आई है कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत सारी सरकारों ने गलत किया। और फाइनली कश्मीर फाइल जो है, कश्मीर फाइल्स की जो मूवी भी है जो विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई, वो पूरे देश को एक नई जागृति दिखा रही है, और कहीं ना कहीं ये उनको समझाने की कोशिश मेरे ख्याल से सक्सेसफुल हुई है कि कश्मीरी पंडित जो है वो विक्टिम रहे हैं, और वो जेनोसाइड, नरसंहार के सर्वाइवर्स जो बचे खुचे हैं, उनके साथ गलत होगा तो कोई बचेगा नहीं, ये देश उनको मजा चखाएगा। दूसरी बात मैं कहूंगी कि ये जो चिट्ठियां आ रही है तो मुझे बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को भी ये रियलाइजेशन है कि कश्मीरी पंडित्स के साथ गलत हुआ, और हो सकता है उन्होंने इसी वजह से कोर्स करेक्शन किया हो, और तभी शायद आज ये चिट्ठी आई है। पर तीसरी बात मैं ये भी कहूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 32 साल में कई सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई कि किसी ने कहा, चिदम्बरम और कई सारे लोग जो थे वो कह रहे थे कि हम लोगों को गवर्नर जगमोहन ने निकाला कश्मीर से, और सारा जो जिम्मा था, सारी जो ब्लेम थी, वो या तो बीजेपी जो उस टाइम पे वीपी सिंह की सरकार थी उनको आउटसाइड सपोर्ट कर रही थी, तो ये उन पे जिम्मा जाता था। लेकिन पहली बार अभी मुझे लग रहा है कि कई सारे लोग, कश्मीरी पंडित जो है वो वोकल हो गए हैं ये अपना सच बताने में कि देखिए, नरसंहार जो हुआ वो 1990 में जरूर हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। 80 के दशक की शुरुआत में ही इस चीज की शुरुआत हुई थी। आदित्य, ये बात डॉक्यूमेंटेड है, चीज सामने है। मैं इस पर भी आऊंगा, अली कादरी से इस बारे में मैं जवाब लूंगा। उससे पहले लेकिन भूपेंद्र जादौन, आप बताइए जरा, इन दोनों चिट्ठी के बीच का सच क्या है? कल एक चिट्ठी जो आके आपसे सवाल पूछती है, आज एक चिट्ठी जो कि आपके समर्थन में आ जाती है, 24 घंटे में बदलाव कैसे है? देखिए, ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी फाइलों में है। बीजेपी का जो एलजी दिल्ली में बैठा है, जो जनता के काम रोक रहा है, कश्मीरी पंडितों की जो नौकरी का सवाल था, जब उनके पास दिल्ली सरकार ने, हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने जो प्रपोजल बना के भेजा था, तो उसने कहा कि जी ये तो ना, सेंटर में जब इस टाइप का नियम नहीं है तो दिल्ली सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। तो बीजेपी ने तो कश्मीरी पंडितों की जो नौकरी का, जो टीचरों की नौकरी का होता, उसमें अड़ंगे लगाए। सच्चाई आपके सामने है, ऑन रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ये गए, हाई कोर्ट ये गए, सब जगह से बीजेपी वाले मात खा के बैठे हुए हैं। इन पर झूठ, प्रोपोगंडा के अलावा कोई काम नहीं है। नुपुर शर्मा, जवाब देना चाहेंगे इस बात का आप? उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तथ्यों के साथ। देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला। तथ्य की बात करते हैं, कोर्ट में क्या हुआ था। एलजी की तो बड़ी सुन रहे हैं ये, वैसे तो इन्होंने कभी किसी की सुनी नहीं, अब इनको एलजी की सुनने की पड़ी। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? कब भेजी एलजी के पास फाइल? सच्चाई है कि 2010 में आप चेक करिए, आप चेक करो। मैं देखिए अनंत, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली। अगर मेरी पूरी डिबेट ऐसी जाएगी कि मेरे ऊपर कोई बेहूदों की तरह चिल्लाएगा तो फिर फायदा नहीं है। मैं तो इनके ऊपर बोली नहीं। अगर इनमें बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है तो फिर ये तो दिख ही रहा है कि दिल्ली में इन्होंने क्या हर्षे कर रखा है और किस तरीके का इन्होंने बवाल बजा रखा है, बदला रहे लोगों को, कश्मीरी पंडितों को एक एक करके बात करते हैं। संयमित भाषा का इस्तेमाल करें क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है। जी
जी नुपुर, बदतमीजी ना करे टीवी के ऊपर बैठ के, ये अपने समय पे बोले। आप भी संयमित भाषा में बात करिए, 2010 जिस की भाषा याचिका में दर्ज थी, बोलोगे आप उसी इनको भाषा चुप में जवाब कीजिए। दिया जाएगा आप आपको। अपनी औकात में रह के बात आप भी कीजिए, अपनी- आप अपनी औकात में ही रह के बात एक कीजिए। सेकंड, मैं आपसे नुपुर, संयमित भाषा में बात नुपुर, नहीं करूंगी, आपको महिला से मेरी बोलना ये नहीं मेरी आता। सभी पैनलिस्ट से अनंत, आपका रिक्वेस्ट है कि हम टीवी लोग में अनपार्लियामेंट्री तरीका एक सेकंड भूपेंद्र एक सेकंड, इनका भूपेंद्र जालौन एक करके बात करेंगे हम लोग। नहीं, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज सर आप शो में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखिए, जितने तथ्य देने सब रखिए, लेकिन पर्सनल एलिगेशंस नहीं, पर्सनल एलिगेशन नहीं। मैं आपकी बात में मदन लाल खुराना के बाद में किस किस तरीके से पूरा केस आगे बढ़ा ना, और जब सिंगल जज बेंच आई तो सिंगल जज बेंच के बाद डबल बेंच में मामला कैसे गया, सुप्रीम कोर्ट में कैसे गया, मैं एक एक करके बात करूंगा आपसे। अगर मेरे ऊपर कोई नुपुर अपनी जवाब पूरे कर ले, मेरा डिबेट करने का बताइए नुपुर। आपको इनको चुप करना पड़ेगा, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही हूं, बदतमीजी इन्होंने फैला रखी है। 2010 में याचिका दर्ज हुई है उच्च न्यायालय के अंदर, 2015 में उसका एक डिसीजन आया है कि इनको रेगुलराइज किया जाए। उसके बाद तब कोई बिल नहीं आया था, ये एलजी वाला बिल 2021 का है, जिसके झूठ के ऊपर ये कहानी यहाँ पे बुन रहे हैं यहाँ बैठ के। उसके बाद दिल्ली की सरकार, और मैं आपको एक सेकंड भूपेंद्र यादव एक एक करके बात करते हैं ना सर, इसमें उत्तेजित होने वाली कोई बात नहीं है ना। आपने जब बोला भूपेंद्र जी सब लोगों ने सुना। आई एम सॉरी आनंद, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। भूपेंद्र सही तरीके से सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं अपनी बात 2015 में इनकी सरकार, मैं बोल सकती हूँ जी जी, 2015 में आपकी सरकार थी। अपना इतिहास नहीं पता तो मेरा काम नहीं है आपको यहाँ पाठ पढ़ाना। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है एलपीए के अंदर, लेटेस्ट पेटेंट अपील, आपको पता भी नहीं होते क्या होगी ये। 23 मई 2015 को पढ़ के आया कीजिए। आपकी सरकार बने हुए 4 महीने हो गए थे, फरवरी 2015 में आपकी सरकार बनी है। इसमें आप अपील में गए सर्वोच्च न्यायालय में, और मैं आपको पढ़ के बताती हूं, आपकी स्पेशली पिटिशन मतलब कि आप अपील में गए 23784/2018 के अंदर, और आपका जजमेंट आया है 26 अक्टूबर 2018। तो जिस दिन आप अपील में गए उस दिन, जिस दिन उच्च न्यायालय का एलपीए का जजमेंट आया उस दिन आपकी सरकार थी। और ये सर्वोच्च न्यायालय में जो आप उच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में गए हैं कि हमें कश्मीरी टीचर्स को रेगुलराइज और परमानेंट नहीं करना, वो आपकी सरकार का निर्णय था, जो आपको तीन जज से सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है सदस्य। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको एक बार भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र जी इसमें तीन जजों की बेंच थी, इसमें की जस्टिस मदन बी लोकुर शामिल थे, जस्टिस दीपक गुप्ता शामिल थे, उन्हीं की तरफ से खारिज किया गया था। मैं तथ्यों के पास आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले आरती टिक्कू में जानना चाहूंगा कि 2010 में मामला कोर्ट में जाता है जस्टिस शिवधर की बेंच में, 2015 में फैसला आता है, और हमारे साथ कुछ वो लोग जुड़े थे जो कि इस फैसले में मौजूद रहे थे, और टाइम्स और नवभारत पर शो के दौरान उन्हीं लोगों ने बताया कि वो सीधा गए थे फिर अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आश्वासन मिला 2015 में कि भाई चीजें ठीक हो जाएंगी। कुछ दिन बाद डिप्टी डायरेक्टर से उनकी बात होती है, डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं कि भाई आपकी जो फैसला आया उसको डबल बेंच में चैलेंज कर दिया गया। डबल बेंच से फिर जो फैसला आया वो एसोसिएशन के हक में आया। एसोसिएशन से हक आने के बाद फिर उम्मीद जगी कि हम बेहतर कर लेंगे, शायद मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात हुई, वापस जब चीजें आगे बढ़ने की बात थी तो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब मेरा सवाल है कि अगर आज की तारीख में आम आदमी पार्टी श्रेय लेना चाह रही कि हमने बहुत बेहतर किया, तो 2015 से मामला 2022 में लटका क्यों? क्या वो पॉलिटिक्स नहीं थी? बीजेपी की मैं आ रहा हूं आपके पास सर, आदरी को देखिए बिल्कुल, और मैंने ये लगातार कहती आ रही हूं कि 32 साल में सब राजनीतिक पार्टियों ने, सब, और मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही हूं कि सब राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति की कश्मीरी पंडितों पे। कुछ लोगों ने तंग भी किया, कुछ लोगों ने हैरेस किया, और कुछ लोगों ने, कुछ पार्टीज ने तो मतलब इशू को यूज करके अपने वोट ले लिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ नहीं किया। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि अब देश उस सिचुएशन में है, वो आम आदमी पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी हो, वो बीजेपी हो, वो लेफ्ट हो, कोई भी कश्मीरी पंडितों पे अगर राजनीति करेगा और उसके बाद कश्मीरी पंडितों को हैरेस करेगा, तो ये देश उनको बख्शने वाली नहीं है।
ये आपके माध्यम से मैं सच में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं कम्युनिटी के साथ मतलब रोजमर्रा मुझे उनकी बातें और उनके सेंटिमेंट्स पता चलते हैं। और मैं ये बता सकती हूँ आपको कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में अब ये वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती है कश्मीरी पंडितों को। 32 साल चूंकि हम लोग वोट बैंक नहीं माने जाते, हम एक बहुत मिनिस्क्यूल कम्युनिटी है, 5 लाख के जितने कश्मीरी पंडित है भारत में। तो ये 5 लाख कश्मीरी पंडित की अब एक आवाज जो है वो पूरी भारत में गूंज रही है जी। वो अब मेरा मानना ये भी है कि कश्मीर फाइल्स आने के बाद जो रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ है और वो ग्लोबल रेवोल्यूशन हुआ है, इसी रेवोल्यूशन के चलते अब पार्टियां सक्रिय हो गई हैं इस बात का श्रेय लेने के लिए, इसका क्रेडिट लेने के लिए। नुपुर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले भूपेंद्र जरा बता दीजिए मुझे, क्योंकि पूरी टाइमलाइन बताई जा रही है। 2015 में फैसला आया, 2018 में फैसला आया, आप वापस चैलेंज करते रहे चीजों को लेकर के। करना था तो 15 के फैसले के बाद कर दिया होता। नहीं, 15 के फैसले के बाद 2017 में जब मामला आया तो मनीष सिसोदिया जी ने प्रपोजल बनाया कि इनको रेगुलर किया जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मेरी जानकारी गलत हो तो आप संशोधित कीजिएगा। 2015 में सिंगल जज बेंच की फैसला आया था, ठीक है भूपेंद्र जी? उसके बाद डबल बेंच में इसको चैलेंज किया गया। किसने करा? सरकार ने किया कि नहीं? एलजी ने किया। एलजी ने करा है। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन किसके अंतर्गत आते हैं, एलजी के की सरकार के? भूपेंद्र जी, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन एलजी के अंतर्गत आते हैं कि सरकार के अंतर्गत आते हैं? दिल्ली सरकार ने अपना प्रोपोजल बना के, भाई दिल्ली में कोई भी वो होता है उसमें फाइनल मोहर एलजी की लगती है। जब उनके एलजी के पास गया दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया जी की तरफ से, तो जो एलजी का जो ऑफिस है उससे उस पर अड़ंगड़ आए गए। एलजी ऑफिस से, अच्छा दोबारा बताइए जरा, और इस बात को पुख्ता कर रहा हूं कि जब डबल बेंच में मामला गया तो वकील कहां से आते थे? दिल्ली सरकार के वकील होते थे कि एलजी ऑफिस के वकील होते थे? पहले दिल्ली सरकार के थे, दिल्ली सरकार के वकीलों को मना कर दिया गया, फिर एलजी ने अपने वकील 2018 में जब मामला आगे, जब इस मामले को रिव्यू के लिए भेजा गया आगे अपील की गई, तब वकील किसके थे, दिल्ली सरकार के कि एलजी ऑफिस के? एलजी के थे, एलजी ऑफिस के वकील।